नमस्कार। कक्षा 6 से 12 के मिक्स इतिहास की सीरीज में आपका स्वागत है। और आज की इस कड़ी में हमारा पहला प्रश्न है, कैबिनेट मिशन कब भारत आया था। तो देखिए, कैबिनेट मिशन है वो 1946 में भारत आया था। ठीक है, देखिए 1946 में कैबिनेट मिशन ब्रिटेन से भारत आया और इसने संविधान सभा के गठन की घोषणा की थी। कैबिनेट मिशन के 3 सदस्य थे, जिनमें लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, स्टेफर्ड क्रिप्स और A.V. अलेक्जेंडर थे। जिनमें लॉर्ड पैथिक लॉरेंस है वो कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष थे। और इसी कैबिनेट मिशन की योजना के आधार पर संविधान सभा के सदस्यों का चयन 10 लाख की आबादी पर एक सदस्य के अनुसार किया गया था, जिससे कुल 389 सदस्य चुने जाने थे, जिनमें से 292 ब्रिटिश प्रांतों के, 93 देशी रियासतों के और 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों के चुने जाने थे। और जुलाई 46 में संविधान सभा के चुनाव कैबिनेट मिशन ने करवाए, जिनमें 296 सदस्य का चुनाव हुआ, जिनमें से 208 कांग्रेस के, 73 मुस्लिम लीग के और 15 अन्य सदस्य जीत प्राप्त कर पाए थे। अगला है, भारत कब स्वतंत्र हुआ। देखो, इसको बताने की आवश्यकता नहीं है, सभी जानते भारत है 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था। देखिए, ये जो आज़ादी की घटना है वो देखिए, यानी 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन वायसराय बनकर भारत आए थे और ये भारत के अंतिम वायसराय थे जो अंग्रेज थे, और ये महारानी विक्टोरिया के पुत्र थे। जब यहाँ लॉर्ड माउंटबेटन आए, उस वक्त ब्रिटेन के अंदर इटली की सत्ता थी। 20 फरवरी 1947 को इटली ने स्वतंत्रता की घोषणा की थी और 3 जून 1947 को भारत विभाजन की योजना बनाई गई, जिसकी घोषणा की गई। और 22 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद द्वारा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित कर दिया गया। कब? 22 जुलाई 1947 को। और उसके तहत 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान और 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हो गया। नेक्स्ट, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। देखिए, जहाँ तक स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल की बात है तो वो लॉर्ड माउंटबेटन थे, जिसका जिक्र हम ऊपर कर चुके हैं, जो कि अंतिम वायसराय के रूप में भारत आए थे। तो लॉर्ड माउंटबेटन। नेक्स्ट अपना है, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे। देखिए, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। साथ ही साथ एक बात और बता दूं कि स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल श्री राजगोपालाचारी ही थे। ठीक है। नेक्स्ट अगला है, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त समय कौन सा माना गया है। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में अलग अलग इतिहासकारों द्वारा अलग अलग तथ्य बताए गए, जिनमें से सर्वाधिक मान्यता प्राप्त हुई वो बात है 2350 से 1750 ईसा पूर्व की। लेकिन बाकी जो सन है वो गलत माने, ऐसा भी नहीं है। जैसे अलग अलग लोगों के द्वारा अलग अलग वक्तव्य दिए गए थे। जैसे पहले अपने जैसे 2800 से 2000 ईसा पूर्व दे रखा है, तो ये झा और श्रीमाली इनके द्वारा बताया गया समय है। ठीक है। इसी प्रकार जो 3500 का समय है वो भी माधव स्वरूप वत्स के द्वारा बताया गया था। 3500 का समय माधव स्वरूप वत्स के द्वारा बताया गया। और 2800 के 2700 के आसपास का है वो समय भी श्रीमाली के द्वारा बताया गया था। लेकिन मूल रूप से जो सर्वाधिक मान्य समय है वो 2350 से 1750 ईसा पूर्व माना गया है। अगला है, सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष सुरकोतड़ा से प्राप्त हुए हैं। कहाँ से प्राप्त हुए हैं? सुरकोतड़ा। और सुरकोतड़ा कहाँ का क्षेत्र है? सुरकोतड़ा है वो गुजरात का एक क्षेत्र है। नेक्स्ट, प्राचीनतम पुराण कौन सा है। देखिए, प्राचीनतम पुराण है मत्स्य पुराण। देखिए, पुराण है क्या? पुराणों के अंदर प्राचीन शासकों की वंशावलियां वर्णित है, और जहाँ तक अलग अलग पुराण की बात है वो अलग अलग राजवंशों से संबंधित है। जैसे सर्वाधिक प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण माना गया है तो वो 7 वंश से संबंधित माना गया है। किससे संबंधित? सातवाहन वंश से। और वहीं वायु पुराण है वो गुप्तों से संबंधित माना गया है। और विष्णु पुराण की जहाँ तक बात है तो इसमें मौर्य काल की जानकारी के साथ साथ हमें भारत की भौगोलिक स्थिति की जानकारी भी प्राप्त होती है। विष्णु पुराण के अंदर ही लिखा गया है कि समुद्र के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में जो देश है वो भारतवर्ष है और वहाँ भरत संतति निवास करती है।
इस प्रकार की जानकारी हमें पुराण से प्राप्त होती है। अगला है नागार्जुन कौन थे। देखिए नागार्जुन है वो एक बौद्ध दार्शनिक थे जिन्होंने बौद्ध धर्म के अंदर शून्यवाद का सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट है अशोक के स्तंभ के लिए किस स्थान से पत्थर लाया गया था। तो अशोक के स्तंभ के लिए चुनार से पत्थर लाए गए थे। चुनार कहाँ का है, चुनार है वो बिहार का क्षेत्र है। तो बिहार के चुनार से बलुआ पत्थर लाकर अशोक के स्तंभों का निर्माण करवाया गया था। ध्यान रहे कि भारतीय इतिहास के अंदर धर्म के लिए या प्रजा की भलाई के लिए जो स्तंभों का लगाने का काम शुरू किया था वो अशोक के द्वारा किया गया था। बाकी इतिहास के अंदर स्तंभों को लगाने की परंपरा अपनी यशोगाथा या कीर्ति बताने से संबंधित रही है। नेक्स्ट, सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा कौन सी थी। तो सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा है वो प्राकृत थी। एक बात और विशेष ध्यान रखिए सातवाहन शासकों के बारे में कि जिस प्रकार सिंधु घाटी समाज है तो वो समाज मात्र सत्तात्मक था, जैसा कि वहाँ की प्राप्त मणि मूर्तियों से पता चलता है। उसी प्रकार इतिहास में यदि कोई दूसरा मात्र सत्तात्मक समाज माना गया है तो वो सातवाहन शासकों का ही समाज माना गया है, क्योंकि इनमें कुछ नाम आते हैं जैसे गौतमी पुत्र पुल्लुवामी, वशिष्ठ पुत्र सातकर्णी। ये माँ के नामों से संकेतित करते हैं कि संभवतः ये मात्र सत्तात्मक परिवार रहे होंगे। नेक्स्ट अगला प्रश्न अपने पास है, यूरोपीय भाषा में अनुवादित होने वाली प्रथम भारतीय ग्रंथ कौन सा है। देखिए यहाँ एक रचना है अभिज्ञान शाकुंतलम। ठीक है, अभिज्ञान शाकुंतलम है वो कालिदास की रचना है जिसे यूरोपीय भाषा में अनुवादित किया गया पहला ग्रंथ माना गया है। और साथ ही साथ कालिदास ने अनेक काव्य लिखे हैं जिनके कारण कालिदास की तुलना है वो शेक्सपियर से की जाती है और कालिदास को भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है। नेक्स्ट, वह गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। तो वो शासक है चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य। देखिए मूल रूप से विक्रमादित्य उज्जैन के राजा हुए हैं जिनके बारे में किंवदंतियों से, कथाओं से, समाज में प्रचलित बातों से ही ज़्यादा पता चलता है। बाकी लिखित में इनके बारे में कम जानकारी प्राप्त है, लेकिन इनका समय लगभग 57 ईसा पूर्व माना गया है। लेकिन इन्होंने इतनी यशस्विता प्राप्त कर ली कि बाद के शासकों ने भी विक्रमादित्य के नाम के विरुद्ध को धारण किया है। तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने भी जब शकों को पराजित किया तो उन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। इसी प्रकार इतिहास में कुल 14 शासकों ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की है। इनमें 14वां जो शासक है वो है हेमू या हेमचंद्र, जो कि अफगानों का सेनापति था और हुमायूं की मृत्यु के पश्चात उसने दिल्ली पर कब्जा करके अपने आप को राजा घोषित किया दिल्ली का, और वो 14वां विक्रमादित्य बना। उसने विक्रमादित्य की उपाधि प्राप्त की थी और ये भी माना गया है कि भारत पर दिल्ली की सत्ता पर बैठने वाला वो अंतिम हिंदू सम्राट था हेमू या हेमचंद्र। कहते हैं कि उसने प्रारंभ में अपना बचपन है वो दिल्ली की सड़कों पर नमक बेचते बिताया था। बाद में वो अफगानों की सेना में शामिल हो गया और अंततः भारत के सम्राट पद तक पहुंच गया और उसने लगभग 22 संघर्ष किए थे, लगभग संघर्ष उसने जीते थे। नेक्स्ट है हितोपदेश के लेखक कौन है। तो देखिए हितोपदेश है वो नारायण पंडित की रचना है। किसकी रचना है? नारायण पंडित की रचना है हितोपदेश। तो इसी के साथ हमारी ये इतिहास की श्रृंखला है वो समाप्त होती है। आशा है आपको इतिहास की ये श्रृंखला पसंद आई होगी। हम अगली कड़ी के अंदर भूगोल या विज्ञान की श्रृंखला को शुरू करेंगे। हालांकि अभी एक और पार्ट हमारा इतिहास का है, उसके बाद विज्ञान या भूगोल को शुरू करेंगे। धन्यवाद।